हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक और चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास 10, दैट इज एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। अगर कंटेंट की बात करें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमें एग्रीकल्चर चैप्टर में कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स कवर करना है। अगर चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इंडिया की बहुत सारे जो लोग हैं परसेंटेज में, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पर पड़ता है। और सिंस इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, वेदर एंड ऑल दैट, तो बहुत सारे तरीके के हमारे पास यहाँ पर फूड ग्रेन्स भी मिलते हैं और नॉन फूड ग्रेन्स भी मिलते हैं। अब इतने सारे लोग जब बहुत सारा प्रेशर ज़मीन पर लगाते हैं तो बहुत सारे चीज़ें गलत भी होती है और उनका सोल्यूशन भी ढूंढा जाता है। सो बेसिकली ये चैप्टर हमारे लोगों की डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है कवर करेगा, तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कंट्री है, और आज से ही नहीं बहुत सालों से जो है हमारी प्राइमरी जो इकोनॉमी एक्टिविटी रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रही है। लगभग 2/3 ऑफ द पीपल जो है हमारे देश में वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि सारे के सारे देश में जो फूड कंज्यूम होता है वो वहीं पर ही उसका प्रोडक्शन होता है। बिसाइड फूड ग्रेन्स हम बहुत सारे रॉ मटेरियल भी बाकी सारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बनाते हैं। अगर कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे सालों से कल्टीवेशन भी चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। उसी हिसाब से बच्चों लोग हम लोगों को समझ में आया कि जब पॉपुलेशन कम थी तो उतनी चीज़ें खरीदी जाती थी जितनी की एक फैमिली को रिक्वायरमेंट होती थी। बट इवेंचुअली पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों के डिमांड सप्लाई में फ़र्क आने लग गया, तो एग्रीकल्चर पैटर्न में भी चेंज आया। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, प्रिमिटिव स्टैंड्स फॉर प्राइमरी सब्सिस्टेंस, मतलब जितना हम लोगों को चाहिए हम कंज्यूम कर सकते हैं फैमिली के लोग, उतना प्रोडक्शन सिर्फ होता था। ये आज भी बहुत सारे इंडिया के कुछ पार्ट्स में करी जाती है, ज़्यादातर पार्ट्स में नहीं बट कुछ पार्ट्स में करी जाती है। ये स्मॉल बैचेस में करी जाती है। बहुत ही पुराने जो टूल्स होते थे, हो, डो एंड डिगिंग स्टिक्स, फैमिली कम्युनिटी अपने ही आसपास के लेबर से ही मदद लेके कर लेती थी, मानसून पर ही डिपेंड होती थी, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती थी, और ये एनवायरमेंटल कंडीशन को भी फॉलो करती थी। बेसिकली इसमें कुछ भी केमिकल चीज़ें ऐड नहीं होती थी, सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फार्मर्स एक बिल्कुल फ्रेश जमीन को क्लियर करते हैं, उस पर अपना प्रोडक्शन करते हैं सीरियल्स का, और अपनी फैमिली का पेट भरते हैं। इवेंचुअली सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आपको भी पता है, बार बार हम लोग एक ही मिट्टी में कुछ उगाते रहेंगे तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये लोग शिफ्ट कर जाते थे और एक नई जमीन को क्लियर कर लेते थे कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से इसी को ये लोग आधा हिस्सा जला देते थे। और ये जो पिक्चर 4.1 है उसमें दिखाया भी गया है कि एक साइड ग्रीनर एरिया है, दूसरी तरफ इन्होंने फसलों को जला दिया है, बचे हुए हिस्से को बेसिकली जला दिया है। ये जो है जो ये शिफ्टिंग होती थी, ये नेचुरली सॉइल को फर्टिलिटी रीगेन करने में हेल्प करती थी, और ये लैंड प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा लो रखती थी, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह तो यूज़ नहीं होते थे या फिर मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं होते थे। और तो और आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट इंडिया में, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि झुमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौलमू इन मणिपुर, दिपान, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जूमिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अलग अलग जो वर्ल्ड के हिस्से हैं वहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई के। सेंट्रल अमेरिका में कॉन्कू कहा जाता है, ठीक है, रोका इन ब्राजील कहा जाता है, एंड मोसेले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रेन वियतनाम। ये सारे आप लोग एक बार इसको अच्छे से रीड आउट जरूर कर लेना, ये पूछा जाता है। अगर हम अपनी दूसरी जो है टाइप की फार्मिंग पे पढ़ें, वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि अब थोड़ा सा गहरे रूप से फार्मिंग करी जाएगी क्योंकि इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, जनसंख्या। यहाँ पर हाई पॉपुलेशन है, प्रेशर है जमीन पर, सबको खाना चाहिए, विदाउट फूड वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव। काफी ज्यादा लेबर चाहिए होता था, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते थे, और इरिगेशन बहुत ज्यादा करी जाती थी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए।
यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी होगी, तो जो हमारे इंडिया में राइट ऑफ इनहेरिटेंस जैसा एक कानून होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों के होते थे तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था। मान लीजिए 4 एकड़ ज़मीन है और 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के पास 1-1 एकड़ ज़मीन आ जाती थी। फिर उनके बच्चे हो जाते थे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, उसकी वजह से छोटे-छोटे ज़मीन के पैचेज़ ज़्यादा मिलने लग गए, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो लैंड होल्डिंग साइज़ था वो अनइकोनॉमिकल था, यानी कि प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए। ठीक है? तो ये लिमिटेड थी चीज़ें, लोग अपनी अब लाइवलीहुड डिपेंड नहीं कर पा रहे थे और ज़मीन पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस प्रेशर भी बढ़ रहा था। लोग अपना प्रॉफ़िट कमाने के लिए हद से ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, और इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन भी भारत में आ चुका था, तो उन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा था। जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फार्मिंग है दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, और ये भी बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तीन ही इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो बेसिकली ये जो था, ये क्या था? कमर्शियल, जहाँ पर भी कॉमर्स या फिर कमर्शियलाइज़ेशन वर्ड आएगा ना, समझ लेना पैसे की बात हो रही है। ठीक है? सो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पर बहुत ही हायर डोज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट डाले जाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा एचवाईवी सीड्स, वही ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पूरा फंडा यहाँ पर ऐड होता है। बड़े-बड़े जो है यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, कहीं पौधों को कीड़े ना लग जाएँ, पेस्टिसाइड, ताकि हायर प्रोडक्टिविटी हो, और जो है यहाँ पर एक जो आपका कमर्शियलाइज़ेशन होता है वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो, जैसे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोग ज़्यादातर रोटी का सेवन करते हैं, बट उड़ीसा में वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि वो लोग चावल को एज़ अ स्टेपल क्रॉप खाते हैं, जैसे कि चावल और मछली, क्योंकि वहाँ पर ये सारी प्रोडक्शन होती है। तो समझ जाना कि कमर्शियलाइज़ेशन जो करी जाती है वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करती है, क्योंकि सबका स्टेपल फूड भारत में अलग-अलग है। उसी के साथ-साथ जो प्लांटेशन होती है वो भी एक हमारी कमर्शियल टाइप की ही फार्मिंग होती है। प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि इस तरीके की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। प्लांटेशन बहुत ही बड़े-बड़े लैंड के हिस्सों को जो है कवर करती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स को भी बुलाना पड़ता है, जैसे कि चाय के बागान असम में हमने जो पढ़ा था, राइट? क्लास 10 चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। रिमेंबर, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, और बाकी सारे जो भी प्रोडक्शन होता है उनको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाय पत्ती, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, और ये एक साथ बहुत ही ज्यादा लेवल पर करी जाती है, अनलाइक द नींबू की खेती वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी मिक्स तरीके से भी करी जाती है। चाय पत्ती असम में, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, कर्नाटका में भी कॉफ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन है। सिंस प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, इनमें जो प्रोडक्शन होता है मार्केट के लिए होता है, घर के लिए ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है? तो डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर भी प्लांटेशन की क्रॉप लगाई जाती है, क्योंकि मैम वहाँ पर हमें जो है चीज़ों को बेचना भी तो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, और कमर्शियल में ही प्लांटेशन फार्मिंग आती है। ठीक है? शुरू हमने प्रिमिटिव से करा था, फिर हम कहाँ पहुंच गए? इंटेंसिव में, देन वी मूव टू कमर्शियल। नाउ वी आल्सो हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न बिकॉज ऑफ द सीजंस दैट इंडिया हैव। ओके, सो ये हमारे फिजिकल डाइवर्सिटीज, जो भी हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग रूरल चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पर बारिश हो ही नहीं रही है, कहीं पर मॉडरेट बारिश हो रही है, उसकी वजह से हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में डिपेंड करता है। सो हमारे पास मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन है, दैट इज, ये तो हम लोग जानते ही हैं, क्लास बहुत ही छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। राबी, खारिफ एंड ज़ैद। एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। जो हमारी राबी क्रॉप होती है बच्चे लोग, उनको विंटर में जो है बो दिया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर में उनको बोया जाता है, और समर जब ऑलमोस्ट शुरू होने वाली होती है, अप्रैल टू जून में उनको काट लिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं: वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ऑल्दो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंडिया के पार्ट्स में होते हैं। नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं वीट और बाकी अदर राबी क्रॉप्स का। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। विंटर डिस्टर्बेंस जो कि किसके वजह से होती है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा इन क्रॉप्स में हेल्प करती है, यानी कि विंटर मानसून जिसको कहते हैं। ठीक है? और ये हाउएवर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और थोड़े से पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी इन जो राबी क्रॉप्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को ग्रोथ यहाँ पर होते हुए दिखी है। ठीक है? और ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि गेहूँ जो है वो एक राबी क्रॉप है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि गेहूँ को करारा होने के लिए एकदम बहुत ही ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज खारिफ। खारिफ एकदम जो मानसून का ऑनसेट होने वाला होता है तब उसको जो है बोया जाता है, और सितंबर टू अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है, यानी कि करंटली जो सीजन चल रहा है वो खारिफ सीजन चल रहा है, राइट? सो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है बच्चे लोग, जैसे कि पैडी मतलब धान की खेती, जिसमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। मेज, ज्वार, बाजरा,
तुर दाल यानी कि अरहर दाल, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। राइस ग्रोइंग एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि राइस भी एक खारिफ क्रॉप है। ओके, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र पर्टिकुलरली यहाँ पर बहुत ज्यादा राइस होता है, क्योंकि राइस को क्या चाहिए होता है, अबंडेंस ऑफ वाटर चाहिए होता है, एंड दैट इज हाउ ये सारे स्टेट्स में हम लोगों को राइस एज ए खारिफ क्रॉप देखने को मिलती है। और जो है अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार में भी हमको बहुत ज़्यादा चावल की आजकल खेती देखने को मिल रही है। रिसेंटली पैडी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप पंजाब और हरियाणा में भी बन गई है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम पंजाब और हरियाणा में तो अभी खारिफ सीजन, जो खारिफ क्रॉप होती है उसकी बात हो रही थी। तो बेसिकली अब हम लोगों ने आर्टिफिशियल इरिगेशन बहुत बड़े लेवल पर शुरू कर दिया है, और पंजाब जो कि 5 नदियों से बना है वो एक्सेसिव इरिगेशन करके चावल को बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉमर्शलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट सब लोग कमाना चाहते हैं। In state like Assam, West Bengal, Odisha जो हैं 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन एरिया, दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो। ये बच्चे लोग पैडी क्रॉप के कुछ टाइप होते हैं, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और उड़ीसा में ये जो हैं आपके पैडी क्रॉप्स को 3 अलग अलग नामों से और स्टेजेस में जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज ज़ैद सीजन। अब ये एक थोड़ा छोटा सा सीजन आता है राबी और खारिफ सीजन के बीच में, जब आपको बेसिकली मार्केट में बहुत सारे तरबूज एंड जो कुकुम्बर है वो देखने को मिल जाए, और जब मम्मी बोले कि पानी ज़्यादा कंज्यूम करो, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, तो समझ जाने से सीजन चल रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट सीजन आता है समर और जो है आपके मानसून के बीच में। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन सी होती है ज़ैद क्रॉप्स की? एक बार वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर यानी कि जो चारा, और शुगर केन जो कि ऑलमोस्ट 1 साल लेता है, जो है जनवरी से लेके वो दिसंबर तक। एक ऐसा क्रॉप है सिंगल जो पूरे साल ग्रो करता है। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की जो कि इंडिया में होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर क्रॉप्स। बहुत सारी वैरायटी फूड और नॉन फूड क्रॉप की हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो है उगाते हैं, बिकॉज हमारी वेरिएशन है सॉइल, क्लाइमेट और कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस में भी। मेजर क्रॉप्स इंडिया में जैसे कि आपका राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ये हमें आज के चैप्टर में कवर करनी है। सबसे पहले अपना जो है हमारा क्रॉप वो है राइस, और उसको पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ही स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया में रोज ऑलमोस्ट राइस खा ही लेते हैं। अ कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर, क्योंकि खारिफ क्रॉप है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबाउट 25 डिग्री। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर, और ये लेस रेनफॉल में भी उगाई जा सकती है इरिगेशन करके, जो कि अभी हमने हरियाणा और पंजाब का एग्जाम्पल पढ़ा भी। राइस इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया और डेल्टिक रीजन, जहां पर नदियां डेल्टा बनाती है वहां पर बहुत ज्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैप वर्क भी अगर आप ध्यान से देखो तो जो डार्कर एरिया है वो मेजर एरिया है किस चीज के? राइस की खेती के। जो माइनर एरिया है वो कम करते हैं बट प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि बहुत सारे एरिया में तो बारिश नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इरिगेशन से भी राइस उगा दी जाती है, यानी कि नहर बना के, ट्यूबवेल्स बना के। पॉसिबल है कि जहां पर पानी कम है, बारिश कम है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी चावल की खेती आजकल करी जा रही है। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा राइस की क्वालिटीज के बारे में, राइस के टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, राइस के ऊपर पूरा एक शॉर्ट नोट लिखने का हो सकता है, बाकी सारी फसलों के बारे में भी। बात करते हैं वीट की। वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। फर्स्ट कौन सी हो गई? ऑब्वियसली इट्स राइस। ओके, क्योंकि वही हमने सबसे पहले पढ़ी है। चलो, ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। इसको एकदम कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ठंडा ठंडा, बट जब इसकी कटाई का काम आता है तो उसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, जो कि मैंने भी आपको बताया भी। इसको एनुअल रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर ही चाहिए होती है। टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है हमारे गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वीट के 2 इंपॉर्टेंट ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं। मेजर स्टेट जहां पर गेहूं की फसल होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स यानी कि ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये हमारे मिलेट्स हैं, और ये बेसिकली थोड़े से ज़्यादा कोर्स होते हैं, ज़्यादा थोड़े से मोटे जो हैं ये गेहूं, मोटा अनाज जो है वो मिलेट्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है। रागी बहुत ही ज़्यादा आयरन, कैल्शियम में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड जो है बाकी रफेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। First happens to be rice, second happens to be wheat, and then we have ज्वार। ओके, ये एक रेन फेड क्रॉप है। मॉइस्ट एरिया में हार्डली जो है इसको इरिगेशन चाहिए होती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपना इरिगेशन जो है इसकी होती रहती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एज पर द डेटा ऑफ 2011 एंड 12। बाजरे की बात करें तो एकदम रेतीली मिट्टी और शैलो ब्लैक सॉइल में होती है।
बाजरा कहाँ-कहाँ पर? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा एज़ पर द डेट ऑफ 2011 एंड 12। रागी की बात करें तो ड्राई रीजन्स में बहुत ज़्यादा होता है, रेड एंड ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मेज़, जो कि हमारी फूड क्रॉप है। ये दोनों तरीके से यूज़ होती है, फूड एंड फॉडर, यानी कि इसको खाया भी जाता है और इसको जो बचा हुआ पार्ट है वो जो है चारे की तरह भी यूज़ करा जाता है। फिगर 4.7 में आप देख सकते हो मेज़ की कल्टीवेशन की बात हो रही है। ऊपर से जो भुट्टा का पूरा जो पोर्शन होता है उसको निकाल लिया जाता है और जो बाकी फसल बच जाती है उसको चारे की तरह यूज़ करा जाता है, जिसको कि एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है? ये खारिफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर 21 से 27 सेल्सियस चाहिए होता है। पुरानी एलुवियल मिट्टी, क्योंकि एलुवियल मिट्टी 2 टाइप की होती है, रिमेंबर। ठीक है? बिहार में बहुत ज़्यादा जो है इसको जो है ग्रो करा जाता है राबी सीज़न में। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है मेज़ की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, और जो आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा देखते हो, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेजर जो स्टेट हैं जो मेज़ की प्रोडक्शन करती हैं वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर क्रॉप दैट आर पल्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा खाता भी है और बाहर भी भेजता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन ये होती है वेजिटेरियन डाइट में। बहुत सारी इंडिया में अलग अलग टाइप की आपको दाल मिलेंगी, जैसे कि अरहर, जिसको तुर दाल कहते हैं, उड़द, मूंग, मैसूर, पीज एंड आपका एक बार मैप वर्क भी देख लो कंट्रीब्यूशन ऑफ वीट का, जो हमने अभी पढ़ लिया था। मेजर एरिया में जो वीट है वो डार्कर एरिया है और जो लाइटर एरिया वहाँ पर आपका कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नोट डाउन कर लेना एज पर दी मैप वर्क फॉर द क्लास 10। चलो, ग्राम जो है वही हमारा एक जो है क्या है, पल्सेस है। उसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो पल्सेस है ना उनको बहुत ज़्यादा लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, ज़्यादा उनको पानी नहीं चाहिए होता है, वो ड्राई सीजन में भी आराम से जो है सर्वाइव कर जाती है। अब जो हमारी लेगुमिनस क्रॉप होती है, दालें, जो सारी दालें होती हैं उनमें फली होती है, ठीक है। उस फली के होने की वजह से जो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंस होती है एयर में, वो उसको एयर को लेके नाइट्रोजन को लेके सॉइल तक पहुंचाने की जो है पूरी की पूरी उसका एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। बट रिमेंबर, जो अरहर दाल है वो ऐसा नहीं करती है। सो अरहर दाल ऐसा नहीं करती, बाकी सारी दालें करती हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सी दाल सॉइल फर्टिलिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, वो नाइट्रोजन लेके कुछ भी बोलती है कि मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। देयरफॉर ये सारी की सारी जो है वो रोटेशन में सारी पल्सेस को जो है रोटेट करके उगाया जाता है। मेजर जो दालें हैं वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उगाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे फूड क्रॉप्स के बारे में। अब बात करते हैं अदर देन फूड क्रॉप्स। सबसे पहले आता है शुगर केन। शुगर केन बच्चों लोग क्या है? फूड क्रॉप तो है बट ग्रेन नहीं है ना। चलो, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में इंडिया के दोनों टाइप्स में होता है। ये हॉट, बहुत ही गर्म और बहुत ही ज्यादा चिपचिपे मौसम में, यानी कि टेम्परेचर चाहिए 27 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हो जाती है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इरिगेशन चाहिए होती है जहां पर बारिश नहीं हो रही होती है, और वेराइटी ऑफ सॉइल्स में इसको जो है उगाया जा सकता है। मैनुअल लेबर चाहिए होता है बोने से लेके काटने तक, ठीक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, उससे पहले ब्राजील आता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खांडेशरी एंड मोलासिस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की, यानी कि वो बीज जिनसे हम लोग ऑयल कंज्यूम करते हैं। 2008 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का आफ्टर चाइना, यानी कि मूंगफली का। In rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2008. डिफरेंट बहुत सारे टाइप के ऑयल सीड्स हैं हमारे पास। अप्रॉक्सीमेटली हमारा कंट्रीब्यूशन 12% टोटल क्रॉप एरिया का रहता है। जो कुछ ऑयल सीड्स जिनसे हम लोग तेल निकालते हैं वो हैं ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम यानी कि तिल का तेल, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर, ठीक है। ये सारे एडिबल हैं और इनको कुकिंग मीडियम के लिए यूज करा जाता है, इनको कंज्यूम करा जाता है। हाउएवर, सम ऑफ दीज आल्सो यूज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। इनमें से कुछ तेल जो है वो खुशबू देने के लिए, साबुन में मॉइस्चर लाने के लिए ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो जाए, लोगों को कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी दवाइयों में भी, ठीक है, ये यूज होता है। जैसे कि बिटरडीन एक काफी फेमस दवाई है, जब हम लोगों को चोट लग जाती है तो हम लगाते हैं, और उसमें काफी ज्यादा ऑयल का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंडनट जो कि एक खारिफ क्रॉप है, अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, यानी कि मूंगफली का तेल हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है, 2011-12 का डेटा कहता है। लिनसीड, मस्टर्ड सीड आर राबी क्रॉप, सीशम इज अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थन, राबी इन सदर्न इंडिया। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ क्रॉप। कैस्टर सीड जो होती है बहुत ज़्यादा जो है ये थिक तेल होता है और इसको बहुत ज़्यादा जो है बाकी सारे ऑयल्स के साथ मिक्स करके यूज़ करा जाता है। ये दोनों ही है, ये राबी सीजन में और खारिफ सीजन में पैटर्न में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारी और बहुत लोगों की फेवरेट टी, यानी कि चाय पत्ती की कल्टीवेशन। एग्जाम्पल है ये प्लांटेशन का, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में एक साथ लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट बेवरेज है, इनिशियली ब्रिटिशर्स लेके आए थे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कि कैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स जो हैं चाय पत्ती लेके आए थे। बट आजकल सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मेजरली इंडिया के लोगों के द्वारा ही उसका मालिकाना हक है। टी प्लांटेशन हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है अच्छे से, बहुत ही डीप और वेल फर्टाइल, यानी कि बहुत ही घनी, जो जहाँ पर पानी का काफ़ी अच्छा ड्रेनेज, जहाँ पर पानी रुके नहीं, वो वाला यहाँ पर जो है सॉइल चाहिए होता है। हमस में रिच होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और जो टी के झाड़ियाँ होती हैं बच्चे लोग, उनको वार्म और एकदम मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल भी नमी नहीं चाहिए होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। कंटिन्यूस बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय पत्ती की खेती होती है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। काफ़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, सारा काम हाथ से होता है। अबंडेंट और चीप और स्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी वो जो है फसल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर, वो भी सस्ता लेबर और स्किल भी आनी चाहिए, क्योंकि चाय पत्ती के काम को, जो हार्वेस्टिंग का काम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रेसाइज चीज़ों को आराम आराम से करती हैं। अब टी की जो सारी चीज़ें हैं, टी गार्डन्स वहीं पर ही जो है ज़्यादातर उनकी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ मिलेंगी, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी खराब ना हो जाए। तो उसी तरीके से सारे मेजर जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जैसे कि असम, दार्जिलिंग की हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा में भी चाय पत्ती की खेती करी जाती है। 2008 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट था, सबसे पहले जो है चाइना एंड टर्की के बाद। अब बात करते हैं आज की जनरेशन की फेवरेट कॉफी के बारे में। कॉफी की बात करें तो 2008 में इंडिया ने 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन करा था। इंडिया कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाते हैं। द अराबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट बाय येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। सबसे ज्यादा मिलने वाली अराबिका की कॉफी की जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो वाली कॉफी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है। दिस वेराइटी इज ग्रेट डिमांड ओवर ऑल वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और इनिशियली इसका कल्टीवेशन बाबा बुदान हिल्स में करा जा गया था, और आज ये कन्फाइंड है नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। अब बात करते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की। 2008 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आफ्टर चाइना। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगो मिलते हैं महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में। ऑरेंज मिलते हैं नागपुर और चेरापूंजी ऑफ मेघालय में। बनाना मिलते हैं केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र में एंड तमिलनाडु में। लीची, गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार। पाइनएप्पल ऑफ मेघालय। अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के एप्पल, पीस एंड एप्रिकॉट। वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल के जो हैं वॉलनट्स। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? हमारे इंडिया में हॉर्टिकल्चर सेक्शन में मिलती हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसमें से 13% ऑफ वर्ल्ड के वेजिटेबल सेंटर प्रोड्यूस करता है, और हमारे यहाँ पर पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इनकी भी भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी मिलती है। अभी तक हमने बात कर ली थी जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, फूड क्रॉप्स। अब बात करेंगे हम नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप तो है बट उनको खाया नहीं जाता है, उनको कंज्यूम नहीं करा जाता है, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास रबर। रबर की बात करें तो इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि इक्वेटर, जहां पर सबसे ज्यादा क्लोज इक्वेटर के होंगे उन्हीं स्टेट्स में मिलेंगे। बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगी, ठीक है। मॉइस्ट और बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चिपचिपा और बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है। 200 सेंटीमीटर रेन विच इज लाइक ऑलमोस्ट फ्लड। टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। रबर इंपॉर्टेंट क्रॉप इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए, आपको भी पता है ये चीज, मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गैरो हिल्स ऑफ मेघालय में बनाई जाती है। 2010 एंड 11 का डेटा कहता है कि इंडिया 4th नंबर पर आता है रबर की प्रोडक्शन में। अगला है हमारा फाइबर क्रॉप्स, यानी कि जो भी कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं। कॉटन, जूट, हेम, नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर क्रॉप्स विच आर फाइबर। द फर्स्ट ईयर डराइव फ्रॉम क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल। जो पहली तीन है, यानी कि कॉटन, जूट और हेम, वो जमीन में उगाई जाती हैं और उनसे जो है फाइबर बना लिया जाता है,
ठीक है। बट जो नेचुरल सिल्क होती है, वो चलो वो एक एनिमल बेस्ड है, जो कि कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स को फीड करते हैं, अपने चारों तरफ एक जाला सा बना लेते हैं। स्पेशली मलबरी रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। वो जो वर्म्स होते हैं छोटे छोटे से, वो अपने चारों तरफ एक जाला बना लेते हैं और उस जाले को जो है सिल्क को, जो वो है वर्ल्ड क्लास सिल्क उसको बोला जाता है। कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है ओरिजिनली इंडिया में ही इसका जो है घर है, और कॉटन एक काफ़ी बड़ा रॉ मटेरियल है जो कि हम बाहर बेचते हैं। ठीक है। तो 2008 का डेटा कहता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट था चाइना के बाद। कॉटन हमारे यहाँ पर जो काली मिट्टी है उसमें बहुत अच्छे से डेक्कन प्लेट्यू एरिया में ग्रो करता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, काफ़ी कम रेनफॉल चाहिए होती है, काफ़ी कम इरीगेशन चाहिए होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। कॉटन के बारे में शॉर्ट नोट आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। खारिफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। कौन-कौन सी स्टेट में मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारी जूट। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द कलर एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इको फ्रेंडली जो है फाइबर होता है। जूट हमारा बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में, जहाँ पर फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी, बहता हुआ पानी होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जब वो ग्रो कर रही होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदी अपना डेल्टा बनाती है तो पानी एक्सेसिव अवेलेबल है। इसको गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कार्पेट्स एंड आर्टवर्क्स बनाने में काम करा जाता है। इसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है, इसी की वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स, ये इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेड करते हैं। मतलब होती तो ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली, बट महंगी होती है, तो सारे लोग सस्ती चीज़ के चक्कर में बाकी जो आर्टिफिशियल चीज़ें उनको सिंथेटिक चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं, हमारे इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो हमारे कहीं न कहीं जो है चीज़ों को नुकसान भी पहुँचाती होंगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर अपने जो फार्मिंग सेक्टर है, जब उसमें इतने सारे लोग एंगेज हैं तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स भी चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज़ भी और इंस्टीट्यूशंस भी। तो जैसे कि हम प्रीवियस पेजेज़ में अभी तक पढ़ के आए थे कि हमारा इतिहास एग्रीकल्चर में हज़ारों साल पुराना है, और ऐसे में ज़मीन भी बहुत समय से अपना जो है दम लगाती जा रही है, लगाती जा रही है। इन स्पाइट बट हमारा इरिगेशन जो है बहुत सारे एरिया में मॉनसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है और एक बहुत ही सीरियस चैलेंज बन रहा है, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। एग्रीकल्चर जो कि 60% ऑफ लोगों को एक जो है जरिया पहुंचाती है, इस समय हमें समझ आ गया कि हम लोगों को कुछ और चीज़ें बेहतर बनानी पड़ेंगी फार्मर्स के लिए। सो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ज़मींदारी जो है आज़ादी के जस्ट बाद इन सारी चीज़ों को जो है प्रेफरेंस दी गई थी। बहुत सारे लोग अपने हिस्से में सारी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को कोई राइट्स नहीं देते हैं। सो जो ज़मीन के रिफॉर्म्स हैं, ज़मीन में जितना भी यहाँ पर चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा फोकस करा गया था। The right of inheritance has already led to fragmentation of land holding, necessitating consolidation of land holdings। यानी कि जो हमारा एक ऐसा अधिकार है कि जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों में डिवाइड हो जाएगी, उसकी वजह से हमारी ज़मीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही है। The law of land reforms were enacted but the law of implementation was lacking और lukewarm। बहुत सारे रिफॉर्म्स करे गए, वो उतने अच्छे से अप्लाई नहीं होते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सोचा कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी चीज़ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, HYV सीड्स को, और वाइट रेवोल्यूशन आया था ऑपरेशन फ्लड मिल्क की प्रोडक्शन से। ये तो कुछ स्ट्रेटजी थी जिन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा इंप्रूव करा, बट इसकी वजह से कुछ ही एरिया में ही डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ लोग बहुत पुअर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब ही रह गए। ठीक है। देयरफॉर 1980s और 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्लान निकाला गया ताकि दोनों लोगों को, गरीब और अमीर जो भी एग्रीकल्चर कर रहा है, सब लोगों को इक्वल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस। अगर आपकी क्रॉप फेल हो जाती है, कहीं आपका बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, आग लग जाती है, पेस्टिसाइड काम नहीं करते, कुछ बीमारी लग जाती है, तो ऐसे में आप लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, पैसा उतना मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक्स लगाए गए, लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ को यहाँ पर और ज़्यादा आसान बनाया गया और फार्मर्स को लोअर इंटरेस्ट रेट पर सारी चीज़ें मिल जाए। जिनमें से बच्चों लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आपको याद रखने हैं टिप्स पर, और वो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली थी ताकि फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट हो, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं फार्मिंग सेक्टर में उन लोगों को फ़ायदा हो। मोरेवर बहुत सारे वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी चलाए जाने लगे रेडियो और टेलीविजन पर, और गवर्नमेंट ने MSP भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर कोई जो है आपकी फसल नहीं खरीद रहा है या कोई आपको बहुत ज़्यादा मनमानी दिखाने की कोशिश करे, तो गवर्नमेंट आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसल खरीदेगी और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेगी कि इतना सपोर्ट प्राइस तो देना ही देना है ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो।
ठीक है? और बहुत सारे रेम्युनरेटिव प्रोक्यूरमेंट प्राइसेज़ जो हैं देने जो हैं शुरू कर दिए, ताकि जो स्पेकुलेटर्स होते थे और मीडिएटर होते थे, जो फ़ायदा उठाते थे फार्मर्स का और सस्ती-सस्ती उनको बेचनी पड़ती थी अपनी फसल, वरना खराब हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। उसी के साथ-साथ एक हमारे को यहाँ पर सोशल जो है रिफॉर्म भी देखने को मिलेगा, दैट इज़ भूदान एंड ग्रामदान। ये बेसिकली क्या था बच्चों लोग, महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर करा था विनोबा भावे जी को, वो स्पिरिचुअल हायर थे उनके, ठीक है? और वो सत्याग्रह में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो विनोबा भावे जी जब बहुत जगह-जगह घूम रहे थे और चीज़ों को समझ रहे थे इंडिया में, तो हुआ ये कि उन्हें पता चला कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन की कमी है और वो भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस करा कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक तो करेंगे, बट वो अभी नहीं कह सकते हैं कि कितनी जल्दी ठीक करेंगे। तो ऐसे में सडनली एक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने बच्चे लोग इस कॉज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी 80 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसको भूदान कहा जाता है, जो कि बाकी गाँव के लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, ताकि वो भी अपना कुछ काम कर सके। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इसमें सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर इतना भी ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था। बट याद रखना, ये बहुत सारे लोगों ने इसलिए नहीं करा था ताकि वो सच में देश का भला चाहते थे, थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कायदे कानून पास हो रहे थे जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड ज़मीन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये ग्रामदान इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी अपनी ज़मीन बिल्कुल एकदम डोनेट कर दी, जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। अब इस भूदान और ग्रामदान मूवमेंट जो कि विनोबा भावे जी द्वारा इनिशिएट किया गया था, ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, यानी कि ऐसी क्रांति थी कि 80 एकड़ और बहुत सारे गाँवों को तक डोनेट कर दिया गया था। तो इसमें कोई खून-खराबा नहीं हुआ, बट क्रांति ज़रूर आई थी। अब बात करते हैं हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, नो डाउट। जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, बट अभी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो अभी 52% ऑफ पीपल जो है टोटल वर्कफोर्स हैं जो कि एम्प्लॉयड है फार्म सेक्टर में, जो कि इंडियन पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है। डिक्लाइनिंग शेयर है, बिल्कुल ये एक मैटर है कंसर्न का, क्यों इतनी ज़्यादा डिक्लाइन आ रही है, क्योंकि लोग अब एग्रीकल्चर छोड़ के इकोनॉमी बाकी सेक्टर्स में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कम नहीं हो जाती है। इसके वजह से हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी बनाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई, बहुत सारी वेटरनरी सर्विसेज बनाई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी मीटियोरोलॉजी और वेदर फोरकास्ट में करा, ताकि अपने इंडियन एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करा जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है? तो जो टेबल 4.1 है वो हमें बहुत ही आसानी से दिखाता है कि जीडीपी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज़ हो रही है। कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है, बट लोग उतना ज़्यादा यहाँ पर एंगेज नहीं है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया में आजकल फार्मर्स बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज फेस करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। आप लोगों ने जो लेज़ के चिप्स खाते हो, जो मैगी खाते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता है मेड इन इंडिया नहीं है। ठीक है? बट फिर भी आसानी से आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अभी इम्प्रूव कर रहे हैं इरिगेशन में, पावर में, रूरल एरियाज़ की रोड्स में, मार्केट्स में और मैकेनाइज़ेशन में। सब्सिडी भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हो फार्मर्स की और उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डिट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर। सो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि हम लोग जो चीज़ें मंगा रहे हैं उनको सस्ते रेट में मंगाएँ, हमारे फार्मर्स को नुकसान होता है उस चीज़ से। फार्मर्स अब विथड्रॉ करें अपना इन्वेस्टमेंट, और हमारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अब कम हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोगों को सबको खाना चाहिए होता है और हम लोगों को एक मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल वो कंप्लीट करना होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को हमको फूड पर जो है डिपेंड होना पड़ता है, और फूड की कमी हो जाएगी तो महामारी और बहुत सारा जो है सिचुएशन वर्स हो जाएगी। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने कोरोना टाइम में भी देखी होगी कि अगर फूड सिक्योरिटी या फिर अनाज का भंडार नहीं होता है सरकार के पास, क्योंकि सारी चीज़ें तो लॉकडाउन हो गई थी, तो होता ही है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है? तो फूड सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे एरिया बहुत कम डेवलप्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो इन जनरल भी बहुत सारी चीज़ें सरकार को फ्री में प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। रिमोट एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आते रहते हैं, फूड सप्लाई की जो है अनसर्टेनिटी होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो ऐसे में हम लोगों को गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम हो और सब लोगों को एटलीस्ट भरपेट खाना तो मिले।
सो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, या तो बफर स्टॉक क्रिएट करा जाता है या फिर पीडीएस सिस्टम क्रिएट करा जाता है। बफर सिस्टम है कि जो किसान है उनसे फसलें खरीद के उसको स्टॉक बना के रखें, जब भी जरूरत हो वो पहुंचा दिया जाए। पीडीएस सिस्टम होता है कि घर घर जाके चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए बहुत ही कम रेट में, ताकि सारे लोग एकदम हेल्दी रहे, ठीक है। क्योंकि एचडीआई तो भाई देखो हेल्थ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप हेल्दी वेल्दी रहोगे तो ही आप वेल्दी बन सकते हो, है ना। तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि सारे के सारे लोगों को, कॉमन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर सारी चीजें मिले। ये जो पॉलिसी है, ये ग्रोथ जो है हमारी बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार तो फसल खरीद ही लेगी, वो भी बहुत ही ज्यादा किस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जिसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये प्रोक्यूर करती है, स्टॉक करती है हमारे फूड ग्रेन्स को, वेरेस डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय पीडीएस, यानी कि किसानों से फसल खरीदने वाली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एफसीआई होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फसाई की बात करें तो फूड ग्रेन्स जो है वो फार्मर से एमएसपी पे खरीदे जाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और उसको फिर गवर्नमेंट बाकी सारे लोगों को प्रोवाइड कर देती है जिनको जरूरत होती है। काफी कम रेट होता है, बहुत ही सस्ती चीजों पर होता है। सब्सिडी आजकल मिलने लग गई हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है इतनी ज़्यादा भी चीज़ें अच्छी भी नहीं चल रही हैं। एक्सेसिव और सब्सिडी मिलने के मतलब कि सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी एंड थिंग्स लाइक दैट, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सब चीज़ों को एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पानी भर रहा है, पानी में नमकीन खारापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, सॉइल का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं प्रॉफिट के चक्कर में। सो द हाई एमएसपी सब्सिडी इन इनपुट एंड कमिटेड एफसीआई परचेज हैड डिसऑर्डर्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब सरकार चीज़ें ठीक भी करना चाहती है तो लोग अब प्रॉफिट ढूंढने लग गए, जो नहीं करना चाहते तो वो भी अब जो है खेती करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो वीट एंड पैडी क्रॉप तो ऐसे ऐसे एरिया में जो है उगाई जा रही है जहां पर ये लगा लो कि हो ही नहीं सकती थी एक जमाने में, ठीक है। क्योंकि पानी आपको पता है कि हर जगह तो अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है, कि हरियाणा पंजाब में पानी है बट अबंडेंस नहीं है, राइट। जहां पर होता है राइस की खेती वो कोस्टल एरिया होता है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग पानी को एक्सेसिव यूज कर रहे हैं कि हम लोगों को पैसा कमाना मिल जाएगा, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब इसका बहुत ज्यादा फोरमोस्ट एग्जाम्पल है, और ये हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, और इसकी वजह से सीरियस चीजें जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हमारे जो कंज्यूमर भी होते हैं वो भी 2 कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, और इशू प्राइस जो है वो ईच कैटेगरी डिफरेंट होता है, जो कि कैटेगराइजेशन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको खराब अनाज मिलता है सस्ती रेट में, अबव पॉवर्टी लाइन है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं महंगे, जिसकी वजह से और कैटेगराइजेशन हो रही है, और जो अबव होते हैं वो भी बिलो में चले जाते हैं बहुत बार, जिसकी वजह से अगर एक क्रॉप फेल हो गई तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में भी इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट यानी कि लोन फैसिलिटी, सब चीजों को इम्प्रूव कर रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह। इंस्टेड कंसंट्रेशन हो रहा है वीट और राइस पर, फूड क्रॉप विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी इनकरेज। तो कहा जाता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो जिस एरिया में नेचुरली हो जाता है वो ज्यादा चीजें फोकस करनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती पानी खर्च करके। तो सर्टेन नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। फोकस हमें करना पड़ेगा कि हमारे फूड ग्रेन ज्यादा से ज्यादा जो है उगाए जाएं, और मैसिव एम्प्लॉयमेंट हो, और लोगों की गरीबी कम हो। There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetable, oilseeds and industrial crops. अब हम लोग जो है ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं, तेल की जो बीज होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट जिनका अच्छा प्राइस मिलता है उस चीजों पर शिफ्ट हो रहे हैं, बट अभी भी हमें बहुत लंबी जो रेस है उसमें दौड़ना है। सो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी प्रॉफिट को देख रहे हैं। कॉम्पिटिशन है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, अब हाउसिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोया जाने वाला एरिया है वो कम हो रहा है, और जब बोया जाने वाला एरिया कम होता है तो फिर ज़मीन पर प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जिसकी वजह से ज़मीन और मिट्टी दोनों खराब हो रही है। पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ इरिगेशन लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की भी यहाँ पर कमी हो रही है। उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि फ्री पावर टू बहुत सारे लोगों को फ्री की बिजली प्रोवाइड करी जा रही है, और वो एक्सेसिव यूज करते हैं, जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र में, जहां पर वो एक्सेसिव पंप कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर को कम कर रहे हैं। बहुत सारे जो वेल हैं और ट्यूबवेल्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं, और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। बड़े फार्मर्स अभी भी थोड़े से ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है, बट छोटे फार्मर्स अभी भी बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं। Thus, farmers are badly affected by the uncertainty of production and market. They suffer from a double disadvantages as they pay high price for inputs,
but lack the bargaining power to fix the prices in their favor. All the production reaches the market simultaneously. The higher the supply, the lower is the demand. अब एक साथ सारी चीजें सारे फार्मर्स लगे पड़े हैं प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो जितनी ज्यादा सप्लाई, जितनी ज्यादा हाई सप्लाई होगी उससे प्राइस कम हो जाता है. जब भी मार्केट में प्याज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्याज जो है लोग कम खरीदेंगे, जब सस्ते होंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, राइट. सो दिस कॉजेज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो, जिसकी वजह से कोई भी फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है. और फूड सिक्योरिटी जितना भी कहो उतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रही है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहाँ पर हम लोग विदेशी देशों से बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं एग्रीकल्चर में. अब सस्ती चीज़ें जब हमको अवेलेबल मिलेंगी तो हम सस्ती चीज़ें खरीदेंगे, ना कि मेड इन इंडिया. ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमेना नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही चल रहा है. जब यूरोपियन ट्रेडर्स भारत में आए थे तो भारत के मसाले लेके जाते थे साउथ इंडिया से, और ये आज भी एक बहुत ही एक्सपोर्ट का इंपॉर्टेंट आइटम है. ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाते हैं, रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. कॉटन टेक्सटाइल वो मैनचेस्टर और लिवरपूल में लेके जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी कॉटन अवेलेबल है, जो कि हमने चंपारण में पढ़ा भी था कि किस तरीके से हम लोगों को फोर्स करा जाता था. क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिको की खेती करी जा सकती थी तो ब्रिटेन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी नील की, तो हमारे यहाँ पर ज़बरदस्ती चीज़ें कराई जाती थी और फूड ग्रेन्स जो हैं नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे. ग्लोबलाइजेशन तब से आया, पर्टिकुलरली 1990 फार्मर्स को नए चैलेंजेस देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर जो हम डिस्पाइट हम लोग जो राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी की पूरा का पूरा प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग डेवलप कंट्री से कंपटीशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी जो प्राइस होती है वो हाईली सब्सिडाइज्ड होती है. यानी कि उनकी जो सरकार होती है ऑलरेडी अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रखती है, तो फार्मर सस्ते से सस्ते रेट में अपनी फसल दूसरे देश को बेचने में तैयार हो जाता है. बट हमारी गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल जो है अनेबल है कि वो अपने किसानों को सब्सिडी दे, तो हमारे किसान अपने प्राइस को उतना तो रखेंगे ना जितना उनकी जेब से खर्च हुआ है. तो जिसकी वजह से बाहर विदेशी चीज़ों का प्राइस कम है क्योंकि उनकी सरकार उनको सपोर्ट करे, हमारी सरकार नहीं इतनी सब्सिडी दे पा रही है, तो हमारे फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है. इंडियन एग्रीकल्चर आजकल क्रॉस रोड पे है, यानी कि किनारे पे आ चुका है. एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. सबसे बड़ी चीज़ है हमारे जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा. ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन तो करा, बट आजकल कॉन्ट्रोवर्सी में है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन करा ज़मीन का, मिट्टी का. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुई, डिग्रेडेशन हो गया, केमिकल यूज़ का, एक्विफायर्स यानी कि पानी की सारी चीज़ सूख रही हैं, बायोडाइवर्सिटी वैनिश हो रही है बहुत ज़्यादा मिट्टी में फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के. तो आजकल बोला जाता है कि जीन रेवोल्यूशन करना चाहिए, जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और ये एक ऐसी इंजीनियरिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होते, हेंस वो एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में इफेक्ट भी नहीं करती है. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर काफ़ी ब्लीक है अगर वो इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को करते रहे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही. सो अब बात की एक बात, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना. इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 मिलियन एंड 250 मिलियन ही ज़मीन है अप्रॉक्सीमेटली. हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एवरेज जो है वो एक इंसान को आधे हेक्टेयर से भी कम मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी बैड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. सो इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि वो अपना डाइवर्सिफाई करें, वो सीरियल्स से छोड़ के थोड़ा सा हाई वैल्यू क्रॉप्स का उगाना शुरू करें, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप, जेट्रोबा, होहोबा, ये सारी इरिगेशन कम चाहिए होती है. राइस और शुगर केन्स, उनका प्राइस भी बहुत अच्छा होता है ना. जैसे कि एवोकाडो आपने सुना होगा. इन सारी चीज़ों की खेती करनी चाहिए, बहुत महंगे महंगे फूलों की खेती करनी चाहिए, और उनको हम बाहर भेज सकते हैं अगर पैसे ही कमाना इतनी बड़ी बात है, राइट. तो हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ना कि सब लोग राइस और वीट की खेती करना शुरू कर दें. सो इंडिया के जो डाइवर्स क्लाइमेट है उसको इस चीज़ के लिए यूज़ भी करा जा सकता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे. आई होप आपको डिटेल में सारी चीज़ें बहुत ही मस्त तरीके से क्लियर हुई होंगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय, टेक केयर.